अध्याय 5। सोफे के बगल में मंडराती काली परछाई बेडरूम के दरवाजे पर प्रकट हुई। अभी मुश्किल से ही उस व्यक्ति की आकृति देख पाया। वह जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। अभी डर के मारे आधा घुटने टेककर बिस्तर पर बैठ गया। फफूंदी लगी लंबी लाल चादर उसकी पीठ पर लिपटी हुई थी। अगर मुझे पता होता कि यह एक एक्शन गेम है तो मैं कहीं ज्यादा तैयार होता, लेकिन बॉस और इंटरनेट पर मिली समीक्षाओं ने मुझे बताया था कि यह एक नॉर्मल गेम है। भला कौन नॉर्मल गेम में जान बचाकर भागने की तैयारी करेगा? वह शयन कक्ष के दरवाजे को टकटकी लगाकर देखता रहा। कुछ देर के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन अब वह फिर से सोचने लगा। वह पहले ही इस उलझन में फंस चुका था, इसलिए खेल को दोष देना व्यर्थ था। उसे दिए गए नियमों के दायरे में रहकर ही जीवित रहना था। खेल से बाहर निकलने के लिए उसे 2 शर्तें पूरी करनी थीं। 1, खेल को 3 घंटे से अधिक खेलना। 2, कम से कम एक मिशन पूरा करना। मैंने दादी के घर पर फ्यूज मिशन पूरा कर लिया है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार गेम में लॉग इन किया था तो दीवार घड़ी में आधी रात के बज रहे थे। पिछली बार जब मैंने बेडरूम की घड़ी देखी थी तब 2:44 बज रहे थे, तो तकनीकी रूप से मुझे केवल 16 मिनट और जीवित रहना है और फिर मैं इस जगह से निकल सकता हूँ। अभी का दिमाग इतनी तेजी से पहले कभी नहीं चला। दरवाजे को घूरते हुए उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसकी उंगलियां क्लीवर के हैंडल पर कस गईं। मेरी पिछली जांच के आधार पर बाथरूम में कोई नहीं था और यह इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई छिप सके। तो यह चीज आखिर क्या है? क्या यह जीव वही है जो बाथरूम से भागा था? अभी को बस 16 मिनट और जिंदा रहना था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कैसे? हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। उसे पता नहीं था कि ये हथियार इन जीवों पर काम करेगा या नहीं। असल में ये हथियार तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए ही रखा था। उसे बिस्तर पर लेटने को कहा गया और फिर अचानक बिना किसी वजह के बाथरूम का दरवाजा खुल गया। उसके बाद कोई अनजान जीव लिविंग रूम में प्रकट हुआ और बेडरूम का दरवाजा रोक दिया। ये तो वाकई एक अजीबोगरीब गेम था। मुझे शांत होना होगा। खेल छोड़ने में असमर्थता ने अभी को बुरी तरह हिला दिया। वह अभी भी उस सदमे से उबर ही रहा था कि अचानक उस पर किसी अनजान चीज का खौफ टूट पड़ा। सच कहूँ तो उसका होश में रहना खुद अभी के लिए भी हैरानी की बात थी। बुढ़िया ने कहा था कि इस घर में पहले कुछ घटित हुआ है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना ही समझदारी है। वह मुझे जमीन पर पड़े इस जीव के बारे में चेतावनी दे रही होंगी। बाकी अपार्टमेंट अभी भी आबाद हैं। इसका मतलब शायद यह है कि यह जीव इस घर से शायद ही कभी बाहर निकलता है। इसलिए अगर मैं इस घर से भागने में कामयाब हो जाऊं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। जैसे ही अभी की नजर दरवाजे के पास धुंधली सी परछाई पर पड़ी, उसकी हिलने की हिम्मत ही टूट गई। नहीं, रुको, अभी भी उम्मीद है। अगर यह दरवाजे के पास ही रुका रहा तो मुझे सिर्फ 16 मिनट और यहाँ रुकना होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यह अंदर आया, मैं तुरंत कमरे से बाहर भाग जाऊंगा। इससे उसका नए खिलाड़ी बनने का मिशन विफल हो जाता, लेकिन अभी इसकी चिंता करने का समय नहीं था। अभी की नजर धीरे धीरे बैठक कक्ष की दीवार पर लगी बिजली की घड़ी पर पड़ी। समय देखने से पहले ही उसकी त्वचा पर ठंड से लालिमा उभर आई। आंखों की पुतलियां सिकोड़ते हुए अभी ने फिर से शयन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा। बैठा हुआ व्यक्ति गायब हो चुका था। इसी क्षण अभी ने भागने का समझदारी भरा निर्णय लिया। उसने न तो बत्ती जलाने के लिए रुका, न ही बाथरूम में जाने के लिए और न ही उस चीज के आने का इंतजार करने के लिए। वह बिस्तर से कूदा और सामने के दरवाजे की ओर भागा। वह जानता था कि वह चीज शयन कक्ष में घुस चुकी है। वह वहां किसी भेड़ की तरह कसाई का इंतजार नहीं करने वाला था। वह चीज क्या थी, यह जानने से ज्यादा अभी के लिए अपनी जान ज्यादा मायने रखती थी। हर पल कीमती था।
अभी को याद नहीं था कि वह कभी इतनी तेज दौड़ा था। वह चोरी चोरी दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे तोड़कर अंदर घुस गया। शोरगुल से गलियारे की बत्तियां जगमगा उठीं। हल्की रोशनी घर में फैल गई, लेकिन अभी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। सीढ़ियों की ओर भागते हुए उसने बस एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उस खाली कमरे के अंदर बेडरूम की रोशनी में एक व्यक्ति असंभव कोण पर मुड़ा हुआ था। अगर अभी ने रोशनी जलाने के लिए रुककर देखा होता तो उसका सामना एक रक्तहीन चेहरे से होता। जैसे ही वह आगे भागा, अभी ने अपने पैरों से दरवाजा जोर से बंद कर दिया ताकि वह उस चीज से कुछ दूरी बना ले। शायद दरवाजा उस चीज को बाहर आने से रोक दे, कौन जाने। हालांकि तभी अभी को अपने घर के अंदर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजे को खरोंच रहा हो। क्या वह चीज भी बाहर आना चाहती है? क्या ऐसी चीजें दीवारों के आर पार नहीं जा सकती? खैर, अभी यह जानने के लिए रुकने वाला नहीं था। उसने अपना छुरी उठाया और सीढ़ियों से नीचे भागा। अभी जानता था कि दादी भी कोई मिलनसार नहीं थीं, लेकिन उस अज्ञात प्राणी की तुलना में वह बूढ़ी औरत कम खतरनाक लग रही थी। अभी तीसरी मंजिल पर पहुंचा और उसे फिर से मांस की जानी पहचानी गंध महसूस हुई। उसने देखा कि बुढ़िया का दरवाजा आधा खुला हुआ था और दरवाजे के पास कई काले प्लास्टिक के थैले रखे थे। ये उन थैलों से अलग थे जो उसने पहले फ्रिज के अंदर देखे थे। कुछ कदम पीछे हटते हुए अभी की पीठ दूसरे किराएदार के दरवाजे से टकरा गई। दरवाजे के ऊपर से एक टूटा हुआ बागुआ दर्पण नीचे गिरा और बाल बाल उसे लग गया। पीछे मुड़कर देखने पर अभी ने देखा कि उस व्यक्ति का दरवाजा ताबीजों से ढका हुआ था। यह निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत नहीं था। क्या इस इमारत में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है? और मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? लगातार मिल रही उत्तेजनाओं ने अभी की नसों को तनाव से भर दिया था। ठीक उसी क्षण आवाज से चलने वाली सभी बत्तियां बंद हो गईं। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका, लेकिन बत्तियां नहीं जलीं। उसके बाद छाए सन्नाटे में अभी को दरवाजा खुलने की आवाज साफ सुनाई दी। अंधेरे में कोई उसकी ओर आ रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अभी सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दांत पीसते हुए अभी पहली मंजिल तक भागा। फिर उसे भारी निराशा हुई जब उसने देखा कि इमारत का प्रवेश द्वार बंद है। वह इस अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकता। अभी ने जबरदस्ती ताला खोलने की कोशिश की। उसने अपने छुरे से ताले पर बार बार वार किया। तभी अचानक उसके ऊपर एक साया मंडराने लगा, मानो कोई विशालकाय चीज उसके पीछे आकर रुक गई हो। इसी चीज ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। अभी पागलों की तरह ताले पर वार करता रहा, लेकिन असल में वह मेनू में मौजूद एग्जिट बटन के जलने का इंतजार कर रहा था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती गई और छुरा उसके बगल में कमजोरी से लटकने लगा। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, तभी बटन जल उठा। 3 घंटे पूरे हो गए। अभी बाहर निकलो। धमाका। उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। दुनिया घूमने लगी और दर्द ने उसे जकड़ लिया। दर्द का विरोध करते हुए जैसे ही हान फेई ने अपने शरीर पर नियंत्रण पाया, उसने गेमिंग हेलमेट को अपने सिर से उतार दिया और उसे मेज पर जोर से पटक दिया। दीवार पर लगे मॉनिटर पर सुबह के 3:01 बज रहे थे। अभी ने सुबह गेम शुरू किया था, लेकिन जब वह बाहर निकला तो आधी रात हो चुकी थी। थकान उसके पूरे शरीर पर हावी हो गई थी। उसे एक अजीब सा अवास्तविक सा एहसास हो रहा था। गेम की दुनिया असल दुनिया से इतनी मिलती जुलती थी कि उसे लग रहा था मानो वह अभी भी गेम के अंदर फंसा हुआ है। खिलाड़ी 0000 के लिए सूचना।
आपने परफेक्ट लाइफ के पहले संस्करण में अपना पहला गेमिंग अनुभव पूरा कर लिया है। कृपया आगे भी इसका आनंद लें। ठंडी रोबोट जैसी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अभी वहीं जम गया। उसे यकीन था कि उसने गेमिंग हेलमेट उतार दिया था, तो फिर यह आवाज कहां से आई? यह कैसे संभव है? खिलाड़ी 0000 के लिए सूचना। आपने अपना पहला गेमिंग सत्र पूरा कर लिया है। कृपया अगले 24 घंटों के भीतर अपना दूसरा गेमिंग सत्र शुरू करें। ये आवाज अभी भी मेरे दिमाग में क्यों गूंज रही है? अभी ने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और दर्द से कराह उठा। उसने भारी गेमिंग हेलमेट उठाया और उसके अंदर खून के छींटे देखकर चौंक गया। याद करते हुए अभी को धुंधला सा याद आया कि जब उसने पहली बार हेलमेट पहना था तब उसके सिर में कुछ डाला गया था। रुको, ये तो हत्या का प्रयास है ना? अभी ने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे कि उसने ऐसा करने की कोशिश की, रोबोटिक आवाज ने फिर से कहा, खिलाड़ी 0000 के लिए सूचना। कृपया किसी और को गेमिंग से संबंधित कोई जानकारी न दें, अन्यथा आपके मस्तिष्क के अंदर का ब्लैक बॉक्स फट जाएगा और 0.001 सेकंड में आपकी मस्तिष्क संबंधी मृत्यु निश्चित है। ब्लैक बॉक्स, सेरेब्रल डेथ। अभी ने गेमिंग हेलमेट के किनारे पर चिपके याशिकेई शैली के लोगों को देखा और उसे लगा कि उसका सिरदर्द और बढ़ गया है। अध्याय 6। अभी की नौकरी छूटने के बाद उसे कई वीडियो गेम खेलकर कुछ समय के लिए सुकून मिला। उसका मुख्य उद्देश्य अपने गुस्से को बाहर निकालना और अपनी स्थिति को सुधारना था, ताकि वह जल्द ही जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सके। खैर, उसका यह उद्देश्य अब पूरा हो गया था। परफेक्ट लाइफ गेम खेलने के बाद उसे जीवन की अच्छाइयों का गहरा एहसास हुआ। पहले उसके साथ हुआ अन्याय, जानलेवा हमलों और आभासी भूतों के सामने कुछ भी नहीं था, तो एक तरह से वह ठीक हो गया था। लेकिन इलाज का तरीका काफी कठोर था। एक उदाहरण से कहें तो ऐसा था जैसे किसी सर्जन ने उसकी छोटी उंगली में लकड़ी का टुकड़ा फंस जाने पर उसके हाथ ही काट दिए हों। जमीन पर बेजान पड़े हुए दर्द और थकान उसकी आत्मा को सता रही थी। अर्जुन को पता नहीं था कि वह अंततः सो गया या बेहोश हो गया। बैंग बैंग बैंग। सुबह 7 बजे अभी की नींद दरवाजे पर दस्तक से खुली। वह फर्श से रेंगते हुए उठा और उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जब उसने मेज पर रखा गेमिंग हेलमेट और उसके अंदर खून के धब्बे देखे, तब उसे एहसास हुआ कि कल का खेल सपना नहीं था। नए खिलाड़ी का मिशन पहले से ही इतना मुश्किल है और आगे तो और भी मुश्किल होता जाएगा। अगर यह मौत का बुलावा नहीं है तो फिर क्या है? मैं तो बस एक कॉमेडी एक्टर हूँ। मुझे तो लड़ना भी नहीं आता। मैं पागल पड़ोसियों से भरी पूरी इमारत से कैसे लड़ूंगा? बैंग। दस्तक लगातार हो रही थी। अगर यह घटना अभी के परिपूर्ण जीवन का अनुभव करने से पहले हुई होती तो सामाजिक रूप से अत्यधिक चिंतित यह युवक घर से बाहर होने का नाटक करता और चुपचाप व्यक्ति के जाने का इंतजार करता। लेकिन अब वह बिना ज्यादा सोचे समझे सीधे सामने के दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। शुभ प्रभात, हम वैशाली नगर थाने से पुलिस हैं। वैशाली नगर थाना रोड कस्बे के पुराने हिस्से में स्थित था और संयोग से यहीं वह किराना स्टोर भी था जहां अभी ने गेमिंग हेलमेट खरीदा था। मेरा नाम रोहन है और ये मेरे सहकर्मी सुरेश हैं। पुलिस अपने दरवाजे पर वर्दी पहने 2 पुलिस अधिकारियों को देखकर अभी की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में मौजूद ब्लैक बॉक्स उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने पुलिस को अपनी स्थिति बताई तो उसकी जान को खतरा होगा, लेकिन अगर पुलिस खुद ही उसे ढूंढने आ गई तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था। ना, अंदर आइए। अभी अपने जीवन में कभी किसी को देखकर इतना खुश नहीं हुआ था। उसने खुशी खुशी दोनों अधिकारियों को अपने घर में आमंत्रित किया और उन्हें पेय पदार्थ परोसने के लिए फ्रिज की ओर दौड़ पड़ा। हम यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। कल हमारे जिले में आग लगी थी और आगजनी वाली जगह के पास कैमरे में आप दिखे थे। दोनों अधिकारी मिले गर्मजोशी भरे स्वागत से हैरान थे। सुरेश ने तो स्थिति की पुष्टि करने के लिए अपना फोन भी निकाल लिया। उन्हें एहसास हुआ कि अभी का व्यवहार पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी से बिल्कुल अलग था। दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है।
अभी अधिकारियों के सामने बैठ गया। ओह! दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे गंभीर हो गए और वे अभी को घूरते हुए बोले, आप हमें क्या बताना चाहते हैं? कल रात मैंने चेतावनी खिलाड़ी 0000 परफेक्ट लाइफ की पहली पीढ़ी के अस्तित्व का खुलासा किसी को मत करना। तीसरी चेतावनी के बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर का ब्लैक बॉक्स फट जाएगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी की नसों पर जकड़ ली हो। उसके दिमाग से निकली गहरी कंपकंपी ने अभी को जमा दिया। उसके होंठ खुले रह गए लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। दोनों अधिकारी अभी के खुले मुंह को देखते रहे और तीनों कुछ पल के लिए उस अजीब सी खामोशी में डूबे रहे। तो कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक अधिकारी ने पूछा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी इस समय कितने दबाव में था। अभी के गालों से पसीने की बूंदें बह रही थीं। मौत का खौफ उसकी हर नस में समा गया था। माथे की नसें तन गई थीं। अभी ने दांत पीसते हुए सोफे पर मुक्का मारा। आखिरकार उसने खेल के बारे में किसी को नहीं बताया। दोनों अधिकारी उसकी अचानक की हरकत से चौंक गए। सर, कृपया शांत हो जाइए। हम इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं। हिंसा का सहारा लेना बुद्धिमानी नहीं है। अभी ने खेल का जिक्र किए बिना अपनी समस्या बताने का तरीका ढूंढने की कोशिश में अपना दिमाग खपा दिया। ब्लैक बॉक्स के फटने से बचने के लिए उसने सोच समझकर शब्द चुने। कल आधी रात के आसपास। ठीक है अधिकारियों, कृपया समय पर ध्यान दें। एक बुजुर्ग महिला मुझे अपने घर पकौड़ी खाने के लिए बुलाने आई। जब मैं वहां पहुंचा तो उसके पोते ने मछली के सूप का कटोरा गिरा दिया और कहा कि उसने ताबूतों से निकाली हुई सामग्री से खाना बनाया है। लेकिन मैंने साफ देखा कि बुजुर्ग महिला ने फ्रिज से सामग्री निकाली थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके फ्रिज में कोई लाश हो सकती है? वरना उसका पोता ऐसा क्यों सोचता? मैं तो असल में यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपने ऐसा अनुमान क्यों लगाया। दोनों अधिकारियों ने अभी की गंभीरता को देखते हुए उससे और पूछताछ नहीं की। खैर, सुरेश ने चुपचाप अपनी जेब में रखे रिकॉर्डर को चालू कर दिया, जबकि रोहन ने लापरवाही से अपना बायां हाथ पीठ के पीछे कर लिया। और फिर क्या हुआ? मैं घर गया और सोने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अपने आप हिलने लगा और उसमें से कुछ निकला। वैसे क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? हाँ। भूत? वो भूत जो जमीन पर बैठा रहता है और टेलीपोर्ट करना जानता है। का चेहरा एकदम पीला है और वो अपने शरीर को ऐसे मरोड़ सकता है जैसे उसमें हड्डियां ही न हो। हानफी की भावनाएं छलक पड़ी। उसे डर था कि उसकी कहानी की बेतुकीपन की वजह से पुलिस वाले उसे छोड़कर चले जाएंगे और मदद मांगने का मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए इशारों का भी इस्तेमाल किया। उसकी अभिनय प्रतिभा पूरी तरह से जाहिर हो गई। तो मैंने भूत प्रेत की कहानी रिकॉर्ड करने के लिए अपना रिकॉर्डर निकाला। झाओ मिन ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। अगर आपको बस इतना ही बताना है तो बेहतर होगा कि हम दोनों का समय बचाएं। सुनिए महोदय, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और हमें आपके द्वारा ईमानदारी से जवाब चाहिए। पर मैं कसम खाता हूं, मैंने तुम्हें सच के सिवा कुछ नहीं बताया। हानफी नाटक नहीं कर रहा था। वह किसी बंधक की तरह बेतहाशा पलकें झपका रहा था। लेकिन इस मामले में उसे बंधक बनाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक खेल था। सबसे पहले, कल दोपहर 1:30 बजे आप एंटीक स्ट्रीट के आसपास क्यों आए थे? रोहन ने अभी के साथ इस उलझन में पड़ने के बजाय सीधे मुद्दे पर बात की। मैं वहां एक सेकंड हैंड गेम खरीदने गया था। हम जाकर दुकानदार को ढूंढ सकते हैं। अधिकारियों, आपको दुकानदार को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। कौन सा दुकानदार? एंटीक स्ट्रीट की अधिकांश इमारतें इतनी पुरानी हैं कि उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। वास्तव में वहां की सभी दुकानें 3 महीने पहले ही दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी गई हैं। लेकिन ये तो नामुमकिन है।
मैं पिछले 3 दिनों से उस पुरानी दुकान से गेम खरीद रहा हूँ। हम अभी वहां जा सकते हैं। असल में मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूँ। हानफी सोफे से उछल पड़ा। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? कल दोपहर एंटीक स्ट्रीट में भीषण आग लग गई थी। सारी खाली दुकानें जलकर राख हो गईं। शुक्र है कि वह जगह सुनसान थी, इसलिए किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। अब रोहन और सुरेश ने अभी को स्पष्ट संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या सारी दुकानें जलकर राख हो गईं? अभी ने अधिकारियों को हैरानी से देखा, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय लौट आया। असंभव, जरूर कोई जासूसी उपकरण लगा होगा। मुझे दुकानदार का चेहरा बहुत अच्छे से याद है। अगर आप इस व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हानफी एक कुशल अभिनेता था, इसलिए उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। उसने तुरंत कुछ कागज निकाला और दुकानदार के चेहरे की विशेषताओं को लिख लिया। बस इन विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। मुझे यकीन है कि आप उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अब कोई भी दुकान चालू नहीं है। झाओ मिन कुछ और कहना ही चाहता था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने सुरेश को अभी का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद फोन उठाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। हेलो कैप्टन रवि, क्या आप आगजनी के संदिग्ध के घर पहुंच गए हैं? क्या आपको कुछ मिला? फोन पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज आई। हम यहाँ हैं। और थोड़ी पूछताछ और बातचीत के बाद हमें वह व्यक्ति संदिग्ध लगा। रोहन ने कमरे में देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। आपका क्या मतलब है? हमें दी गई जानकारी के आधार पर यह संदिग्ध व्यक्ति एक बेहद अंतर्मुखी और मेहनती हास्य अभिनेता बताया जा रहा है। हमने उसकी सामाजिक फाइलों की जांच की और पाया कि वह अतीत में कई बार मनोरोग परामर्श ले चुका है। उसकी फाइलों के अनुसार वह गंभीर सामाजिक चिंता से ग्रस्त है। क्या कोई अभिनेता गंभीर सामाजिक चिंता से ग्रस्त है? फाइलों में तो यही लिखा है, लेकिन संदिग्ध से सीधे बातचीत करने के बाद हमने पाया कि वह बेहद चंचल और आसानी से उत्तेजित हो जाता है। उसकी हरकतें भी बहुत अजीब हैं। मुझे लगता है कि उसकी सामाजिक चिंता ठीक हो गई है, लेकिन क्या लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान वह व्यक्ति शायद पागल हो गया है। तो ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अध्याय 7। फोन पर बात खत्म करने के बाद जब रोहन कमरे में लौटा तो उसने देखा कि अभी और सुरेश दोनों अपने अपने फोन में व्यस्त। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चूंकि अभी ने हमें इतना विस्तृत चरित्र विवरण दिया था तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने डेटाबेस में डाल दूं, शायद हमें कुछ मिल जाए। बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर उस बूढ़े आदमी को देखते ही हानफी ने उत्साह से कहा, ये वही हैं। उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि उनका पूरा परिवार मेरे शो का दीवाना है। उन्हें मेरा शो बहुत पसंद है। खैर, मैं यह तो नहीं कह सकती कि उसने आपसे झूठ बोला या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। सुरेश ने स्क्रीन पर स्वाइप करके उस व्यक्ति की अतिरिक्त जानकारी दिखाई। यह बुजुर्ग सज्जन मनोहर शहर के बाहरी इलाके में एक कब्रिस्तान के रखवाले हैं। उनके माता पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके सबसे करीबी परिवार के सदस्य वे सैकड़ों अज्ञात कब्रें हैं जिनकी देखभाल वे शहर के बाहर करते हैं। यह तो नामुमकिन है। कल दोपहर तो उन्होंने अपनी दुकान पर आकर मुझे सांत्वना भी दी थी। क्या आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ी है? अभी ने अधिकारी के फोन पर मौजूद तस्वीर और जानकारी को बार बार जांचा। कल आपने उनसे आमने सामने बात की थी। सुरेश ने जानकारी को आखिरी पन्ने पर पलट दिया। जरा ध्यान से देखिए। इस बुजुर्ग सज्जन का 3 दिन पहले निधन हो गया और उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जिसकी देखभाल वे अपने जीवन भर करते रहे। सरकारी डेटाबेस में ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती। बूढ़े आदमी की काली सफेद तस्वीर स्क्रीन पर दिख रही थी, जिसे देखकर अभी दंग रह गया। लेकिन आप सही कह रहे थे कि वह आपका प्रशंसक था। उसे आपका शो बहुत पसंद था और वह अक्सर अपनी आधी रात की शिफ्ट के दौरान उसे देखता था। इसकी वजह से कई बार सार्वजनिक अशांति हुई थी। हमारे रिकॉर्ड में इसके बारे में उसकी कई शिकायतें दर्ज हैं। सुरेश ने अपना फोन रख दिया। वह और रोहन दोनों अभी की ओर मुड़े। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे
हमारे साथ चलने का समय आ गया है। हम पता लगाएंगे कि आगजनी में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं। हम किसी निर्दोष को फंसाएंगे नहीं, लेकिन किसी अपराधी को कानून से बचने भी नहीं देंगे। मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं एंटीक स्ट्रीट जाना चाहता हूँ। मुझे यह सब खुद देखना है। अभी का दिमाग उलझन में था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी पहले से ही काफी उलझी हुई है, लेकिन किसे पता था कि अभी भी उसके लिए इतना कुछ बाकी है। एंटीक स्ट्रीट पहुंचकर आग के बाद का मंजर देखकर अभी का दिल जले हुए अवशेषों की तरह राख हो गया। इमारतों की नींव तक फट चुकी थी। अब तक तो सारे सबूत मिट चुके होंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि वह बूढ़ा आदमी मेरा प्रशंसक, दूसरे लोगों के प्रशंसक उन्हें कार्ड, चॉकलेट और पेन देते हैं। मेरे पहले से ही छोटे से प्रशंसक समूह ने मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक क्यों किया? सुबह 9 बजे अभी को शिनफुरोर के थाने ले जाया गया। शायद यह पहली बार था जब वह पुलिस की गाड़ी में बैठा था। उसके होंठ पीले पड़ गए थे और उसका ध्यान कहीं और था। मैं इसकी सूचना कैप्टन रवि को देता हूँ। चियाओ तियान, तुम उसका ध्यान रखना। रोहन के जाने के बाद सुरेश अभी को हिरासत कक्ष में ले गया। आगजनी का संदिग्ध अभी बेहद खतरनाक, इसलिए उसे जनता से अलग रखना आवश्यक। आपने बिल्कुल गलत आदमी को चुन लिया है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी पटाखे भी नहीं जलाए। पूरी गली को जलाना तो दूर की बात। बस यहीं रहो और चुपचाप इंतजार करो। यह गलतफहमी है। इससे पहले कि अभी अपनी बात आगे रख पाता, कोठरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आपने वाकई गलत आदमी को पकड़ा है। असली अपराधी अभी भी बाहर है। असली पीड़ित तो मैं हूँ। अपनी बात बचाओ। हर अपराधी यही कहता है। जब तक उसे घेर न लिया जाए, कोई भी अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। हवालात में एक महिला की आवाज गूंजी। अभी ने आवाज की ओर रुक। सबसे पहले उसकी नजर पूछताछ की मेज पर रखे काले रंग के डॉक मार्टिन्स जूतों पर पड़ी। ये जूते एक सुडौल टांगों से जुड़े, जिन पर काली जींस लिपटी हुई थी। नजारा पसंद आ रहा है। कोठरी के सबसे अंदरूनी कोने में बैठी महिला का शरीर बेहद आकर। जब से अभी कोठरी में दाखिल हुआ था, वह लगातार अपने फोन पर नजर रखे हुए, लेकिन फिर भी उसे अपने आसपास की हर बात का पता था। खैर, जितना हो सके उतना सबक ले लो, शायद फिर मौका न मिले। जरा सब्र रखिए, आप अपराधियों की तरह नहीं। मैं यहाँ पुलिस को सच्चाई का पता लगाने में मदद करने आया हूँ। यह आगजनी का मामला जितना उतना आसान नहीं है। इसमें एक बड़ा अपराधी शामिल है। हवालात में सिर्फ 2 तरह के लोग ही हो सकते हैं, या तो पुलिस या अपराधी। खैर, अभी ने उस महिला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान अभी भी खेल पर ही था। एक बड़ा अपराधी। यह पहली बार था जब महिला ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो उसे कोई नया खिलौना मिल गया है। पूरी गली को जला देने के लिए विस्तृत योजना की आवश्यकता होती है। को लगातार जलने देने के लिए कम से कम कई ज्वलन बिंदु तो होने ही चाहिए, लेकिन घटनास्थल पर लगे कैमरों में आपके अलावा कोई और नहीं दिखा। ऐसा लगता है जैसे आपको बलि का बकरा बनाया गया हो। आखिरकार कोई तो समझदारी की बात कर रहा है। अभी की उस महिला के बारे में पहले की नकारात्मक धारणा पूरी तरह बदल गई। आखिरकार अब तक वही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसने उसकी बातों पर विश्वास किया था। यह तो सीधी सी बात है, लेकिन कोई आपको फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? बिना आग के धुआं नहीं होता। आपने भी जरूर कुछ ऐसा ही भयानक काम किया होगा कि कोई आपको इस तरह निशाना बना रहा है। महिला की सूझबूझ तेज। उसकी निगाहें उसे भेजती चली गईं। मैंने आखिर कौन सा गुनाह किया होगा? उसका अभी तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोई बात नहीं। इससे पहले तो मैं हमेशा यही मानता था कि भगवान जब भी कोई दरवाजा बंद करते हैं तो कोई न कोई खिड़की खोल ही देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने न केवल मेरी सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए हैं, बल्कि उन्होंने मेरे साथ घर के अंदर एक भूत भी छोड़ दिया है। अभी वैसे तो बातूनी नहीं था, लेकिन परफेक्ट लाइफ खेलने के बाद वह लोगों से बात करने में ज्यादा सहज हो गया था। उसे यह नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या नहीं, हालांकि मुझे सच्चाई नहीं पता। लेकिन ऐसा लगता है कि जीवन आपके लिए काफी कठिन रहा है। आप सही कह रही हैं। वैसे मिस, आप यहाँ कैसे आ गईं? अभी उस महिला के पास गई। महिला की आंखें फड़क उठीं। स्पष्ट रूप से उसे यह शब्द पसंद नहीं था। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक झगड़े में फंस गई थी। मैंने एक आदमी की नाक तोड़ दी और 2 अन्य लोगों की पसलियाँ तोड़ दी। अपनी सफाई में मैं यह कहना चाहूंगी कि उस समय हालात इतने अराजक थे कि नरमी बरतने का कोई सवाल ही नहीं।
वाह, यह तो बहुत प्रभावशाली लगता है। यह शायद उनकी समान स्थिति के कारण वे दोनों जल्द ही अच्छे बातचीत करने वाले साथी बन गए। अभी ने उसे खेल की कहानी के कुछ अंश बताने की कोशिश की। आपके विश्लेषण में कोई गलती नहीं है। उस बुढ़िया के घर में कोई दूसरा फ्रिज जरूर होगा, लेकिन शारीरिक रूप से देखा जाए तो उसके हत्यारा होने की संभावना कम है। हो सकता है वह लाशों को ठिकाने लगाने में मदद करने वाली सहयोगी हो। मुझे शक है कि असली हत्यारा उसके परिवार के सदस्य ही हो सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों के बीच जल्दी ही घनिष्ठ संबंध बन गया। इस बुढ़िया का नाम क्या है? यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको जांच में मदद करूंगी, महिला ने गंभीरता से वादा किया। अभी को आश्चर्य हुआ कि उसने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उस बूढ़ी औरत का नाम अनीता है। उसकी उम्र लगभग 70 साल है और उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं, जिसे वह टुनटुन कहकर बुलाती है। समझ गई, महिला ने सारी जानकारी अपने फोन में दर्ज कर ली। आप मुझे दोस्त क्यों नहीं बना लेते? लेकिन यह एक आपातकालीन स्थिति है। आपको क्या लगता है कि आप कब तक यहाँ से जा सकते हैं? अगर आपको इतनी ही बेताबी है तो मैं अभी इसी वक्त काम शुरू कर सकती हूँ। महिला खड़ी हुई और उसने कोठरी के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा खुल गया और अभी अचंभित रह गया। यह कैसे कानूनी है? वह महिला बिना किसी के रोके हवाला से बाहर निकल गई। अभी थाने से जोरदार आवाज आई, मोनिका, तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही है। यह कानून की जगह है। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में बात करूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज सुनकर अभी को आखिरकार समझ में आया, क्या वह पुलिस अधिकारी है? दरअसल वह कोई आम पुलिस अधिकारी नहीं है। वह 23 साल की उम्र में गंभीर अपराध इकाई में शामिल हुई और 5 साल के कार्यकाल में उसने कई बड़े मामले सुलझाए। लेकिन नियमों के बार बार उल्लंघन और संदिग्धों के साथ दुर्व्यवहार के कारण उसे गंभीर अपराध इकाई से स्थानांतरित कर दिया गया। सुरेश ने टूटे हुए ताले को देखा और आह भरी। आधिकारिक तौर पर उसे थाने में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया था, लेकिन असल में सभी जानते हैं कि उसे साधारण गश्ती दल में पदावनत कर दिया गया है, क्योंकि उसका वरिष्ठ अधिकारी उसे सबक सिखाना चाहता है ताकि उसका गुस्सा काबू में आ सके।